नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम सेकंड ग्रेड का जो 21 दिसंबर वाला जो एग्ज़ाम हुआ था जीके वाला, उसमें से हम जो भी राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है 15-20 के लगभग, उन क्वेश्चंस को हम आपको इस वीडियो में सॉल्व करवाएंगे। और हमने जो पढ़ाया उसमें से लगभग 80% इसमें से क्वेश्चन आपके मैच हो जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और अब एक बात और, हम उससे रिलेटेड आसपास के जो 1-2 क्वेश्चन फैक्ट बन सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, वो भी बताएंगे, जो कि आगे आपने वाले जो भी एग्जाम उनमें आपके काम आएगा। ठीक है, इस तरीके से उसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए एक बार इसका थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारे लगभग क्वेश्चन नंबर 61 से, मतलब 61 से क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो चलिए एक बार इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है कि चोकला नस्ल है बकरी की, गोवंश की, ऊंट की या फिर भेड़ की। हमने आपको बताया था कि चोकला किसकी है, भेड़ की नस्ल है। हम भेड़ की और नस्लों की बात करें तो एक होती है मगरा, मारवाड़ी, चोकला। एक मिनट, चोकला को और क्या कहते हैं पहले आपको ये पता होना चाहिए। चोकला को कहते हैं भारत की मेरिनो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की मेरिनो कहा जाता है इसको। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, भारत की मेरिनो चोकला को नस्ल है भेड़ की, उसको कहा जाता है। अदरवाइज इसकी और जो नस्लें हैं वो हैं मगरा, मारवाड़ी, चोकला, सोनारी, जैसलमेरी, नाली, खेरी, बागड़ी, मालपुरा, पूगल। ठीक है, मैं से इसकी 3 है, मगरा, मालपुरा, मारवाड़ी। हमने आपको इस तरीके से याद करवाया था। बाकी कौन सी है, चोकला है, सोनारी है, जैसलमेरी, नाली और खेरी और पूगल। ठीक है, आपको भेड़ की सारी नस्लें याद रखनी है, क्योंकि भेड़ की नस्लों में से ही 90% क्वेश्चन इसी की नस्लों में से पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर का कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। ये भी काफ़ी बार बार पूछा जा रहा है। करौली, राजसमंद, जैसलमेर, बाड़मेर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जैसलमेर। हमने जनगणना वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करवाया था। तो यदि हम जैसलमेर की बात करें तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार है न्यूनतम जनसंख्या वाले, तो 3 जिलों को यदि हम नीचे से 3 जिलों को बात करें न्यूनतम, तो वो कौन सी, इनकी थोड़ी सी ट्रिक देखते हैं। तो जिप्सी। ठीक है, जिप्सी से जी से जैसलमेर हो जाएगा, जैसे जैसलमेर, और पैसे प्रतापगढ़, और सी से सिरोही हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम आपको याद रख सकते हैं। आजकल एक गाना भी आ रहा है जिप्सी, तो उस तरीके से आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सबसे कम जैसलमेर है, उससे जो है फिर प्रतापगढ़, देन सिरोही। ठीक है, और यदि हम जैसलमेर और प्रतापगढ़ की बात करें तो 10 लाख से कम जनसंख्या है इनकी। आगे देखते हैं, चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है। ऑप्शन देखते हैं, डामोर की, कंजर की, गरासिया की या फिर सांसी की। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कंजर जनजाति की है चौथ माता। ठीक है, और जो कंजर जनजाति है इसके मुखिया को क्या कहते हैं, हमने आपको बताया था क्या कहते हैं, पटेल कहते हैं। कंजर जनजाति के मुखिया को कहा जाता है, पटेल कहा जाता है। और सांसी जनजाति सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, भरतपुर में पाई जाती है। ये भी हमने आपको बताया था। आगे देखिए, डामोर डैसे डूंगरपुर, इस तरीके से हमने आपको याद करवाया था। आगे देख लेते हैं, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, आबू पर्वत, श्री महावीर जी, जैसलमेर या फिर उदयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आबू पर्वत, मतलब कि सिरोही। नेक्स्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के अरावली पर्वतों की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो तारागढ़, अचलगढ़, कमलनाथ, रघुनाथगढ़। तो इसमें देख लेते हैं, यदि हम बात करें तारागढ़ की, तो तारागढ़ की जो ऊंचाई है वो कितनी है, लगभग 873, तारा 73। इस तरीके से थोड़ा सा ट्रिक से याद रखेंगे। अचलगढ़ में यदि हम बात करें तो अचलगढ़ में 1380। ठीक है, अचल 80, दोनों ऐसे शुरू हो रहे हैं। कमलनाथ की बात करें तो कमलनाथ 1001। ठीक है, और रघुनाथगढ़ की बात करें तो रघुनाथगढ़ होती है लगभग 1055। तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम देखते हैं तो हमारा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे, ये हमसे पूछ रहा है आरोही। आरोही का मतलब पहले सबसे छोटी आएगी, तो सबसे छोटी कौन सी हो गई, तारागढ़ हो गई। उसके बाद कौन सी हो गई, कमलनाथ हो गई। तो ACDB सेकंड आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 66 क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है, बांसवाड़ा, धौलपुर, उदयपुर, बारां। सबको अच्छे से आता होगा कहाँ से गुजरती है, बांसवाड़ा से। हमारे राजस्थान में 2 जिलों से गुजरती है, एक तो है बांसवाड़ा और दूसरा कौन सा है, डूंगरपुर। ठीक है, आपको ये तो याद रखना ही है, लेकिन हमारे आगे आने वाले एग्जाम्स में और दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, बांसवाड़ा में कहाँ से गुजरती है आपको ये पता होना चाहिए, ये भी पूछा जा सकता है, कौन सी तहसील से, कुशलगढ़ तहसील से। डूंगरपुर में कहाँ से गुजरती है, डूंगरपुर में गुजरती है चिखली गांव से।
ठीक है। चीखली गांव से डूंगरपुर में गुजरती है। और ज़्यादा लंबाई कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। कम लंबाई कहाँ पर है इसकी? डूंगरपुर में है, ठीक है। और यदि हम देखें कर्क रेखा की बात हो रही है, तो कर्क रेखा पर जो सूर्य सीधा चमकता है वो कब चमकता है? 21 जून को सूर्य सीधा चमकता है कर्क रेखा पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीधी किरणें कहाँ पर पड़ेंगी? बांसवाड़ा पर, क्योंकि बांसवाड़ा से तो गुजर रही है। तो कर्क रेखा की जब सूर्य सीधा चमकेगा तो सीधी किरणें बांसवाड़ा पर, तिरछी किरणों वाला जिला कौन सा हो जाएगा? गंगानगर। इस तरीके से आपको आगे पीछे के फैक्ट भी इसके याद रखने हैं। आगे देखते हैं, मेजा बांध किस नदी पर है? चंबल नदी पर, लूनी नदी पर, कोठारी नदी पर या फिर बनास नदी पर? तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? कोठारी नदी पर। यह हमने आपको किस तरीके से याद करवाया था? कोठियों में रहने वाले लोग क्या करते हैं? मजे करते हैं, ठीक है। तो मजे से हमको क्या याद रहना चाहिए? मेजा बांध याद रहना चाहिए। मजे से हमको क्या याद रहना चाहिए फ्रेंड्स? मेजा बांध याद रहना चाहिए। और बात करते हैं कोठारी नदी की। यदि हम कोठारी नदी की बात करें तो ये बनास नदी की क्या है? सहायक नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? राजसमंद में दिवेर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और यदि हम बात करें मेजा बांध की, तो मेजा बांध को राजस्थान का ग्रीन माउंट भी कहा जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन है, परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम माडा MADA किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? 1974-75 में, 1969-70 में, 71-72 में या फिर 1978-79 में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1978-79 में परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम माडा प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? आहड़ से, कालीबंगा से, बालाथल से या फिर गणेश्वर से? तो इसका 69 का सही जवाब क्या हो जाएगा? कालीबंगा से प्राप्त हुई है प्राक हड़प्पा युगीन सभ्यता, ठीक है। संस्कृति जो प्राप्त हुई है कौन सी सभ्यता से? कालीबंगा से। कालीबंगा के बारे में हमने आपको क्या बताया था कि इसकी खोज किसने करी थी? इसकी खोज करी थी अमलानंद घोष ने करी थी। अमलानंद घोष का नाम याद रखना है। खुदाई किसने करी थी? बीबी लाल और BK थापर ने करी थी। कब करी थी? 1961-62 में करी थी। और इससे जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिले हैं, अग्नि वेदिकाएं मिले हैं। ये 4-5 फैक्ट आपको इससे याद रखने हैं, ओके। आगे देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 हमारा क्या कहता है कि उत्तर गुप्तकालीन शंखलिपि में लिखे लेख मिले हैं बैराट में, आहड़ में, ओजियन में या फिर गिलोंड में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बैराट में। उत्तर गुप्तकालीन शंखलिपि या फिर हमसे ब्रह्मलिपि पूछे तो भी क्या आएगा? बैराट आएगा, ठीक है। बैराट की बात करें तो जयपुर, ठीक है। और बैराट की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है? बै से बैराट और बै से बाणगंगा। बाणगंगा का उद्गम कहाँ से होता है? बैराट की पहाड़ियों से होता है, ठीक है। और यदि इसकी खोज किसने करी बैराट सभ्यता की, तो इसकी हो जाएगा दयाराम साहनी ने, ठीक है। दयाराम साहनी ने। आपको ये भी पूछा जा सकता है कब करी? 1936-37 में। आपको ये भी याद रखना है। आगे देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ? ये भी हमने आपको अच्छे से याद करवाए थे। कौन सा युद्ध इन दोनों के मध्य हुआ था? खानवा का युद्ध, पानीपत का, तराइन का या फिर चंदेरी का युद्ध? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? खानवा का युद्ध हुआ था महाराणा सांगा और बाबर के मध्य। और कब हुआ था? आपको डेट भी पूछी जा सकती है, आपको डेट भी याद रखनी है। 17 मार्च 1527 को हुआ था, ठीक है। 17 मार्च 1527 को हुआ था। इससे पहले इन दोनों के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? जस्ट एक महीना पहले ही, मतलब कि लगभग 16 फरवरी 1527 को कौन सा युद्ध हुआ था? बयाना का युद्ध। ये भी किस किस के मध्य हुआ था? महाराणा सांगा और बाबर के मध्य। मतलब कि बयाना का युद्ध और खानवा का युद्ध दोनों किस किस के मध्य होते हैं? महाराणा सांगा और बाबर के मध्य, लगभग एक महीने के अंतराल पे। नेक्स्ट देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY इस कौन से वर्ष में प्रारंभ की गई? 2005 में, 2007 में, 2011 में या फिर 2001 में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2007 में, मतलब अगस्त 2007 में लगभग ये योजना प्रारंभ की गई थी। कौन सी? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। नेक्स्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन पाए जाते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बीकानेर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जालोर या फिर जैसलमेर, बाड़मेर, पाली? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बीकानेर, नागौर, चूरू। नेक्स्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है हमको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमको सुमेलित करना है। सुमेलित क्या करना है कि राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई? राजस्थान सेवा संघ की कब हुई? मारवाड़ सेवा संघ की कब हुई? आचार सुधारणी सभा की कब हुई? तो हमको सबसे ज़्यादा इसमें कौन सा याद रहता है? पहले आप वो टिक कीजिएगा, राजस्थान सेवा संघ 1919, ठीक है। 1919 में राजस्थान सेवा संघ। तो हमको देखना है बी में थर्ड केवल एक ही ऑप्शन में है, तो इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। मतलब कि राजपूताना मध्य भारत सभा, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसमें 4 आ जाएगा 1918। इसके बाद हुई राजस्थान सेवा संघ की। इसके बाद राजस्थान, यदि हम बात करें मारवाड़ सेवा संघ की, मारवाड़ सेवा संघ की हुई 1920 में। आचार सुधारणी सभा की हुई 1910 में, ठीक है।
आप इस तरीके से थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि आचारों को हम सुधारेंगे कितने प्रकार से, 10 प्रकार से। इस तरीके से आप थोड़ा सा ट्रिक से याद रखें तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। आगे देखिए, मत्स्य संघ में कुल कितनी रियासतें थीं? मत्स्य संघ में कुल कितनी रियासतें थी? 7, 8, 4 या फिर 2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 रियासतें थी। इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं हम, ABCD, बहुत आसान है। ठीक है, ABCD से हम इसको याद रख सकते हैं। तो इस कितनी रियासतें शामिल हुई? 4। इसमें यदि हम A का मतलब देखें तो A का मतलब हो जाता है अलवर, B से देखें तो हो जाएगा भरतपुर, C से देखें तो हो जाएगा करौली और D से देखें तो हो जाएगा धौलपुर। ठीक है, आपको ये सब याद रखना होगा। आगे देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 की आबू में जैन मंदिर विमल शाही के निर्माणकर्ता कौन है? तेजपाल, विमल शाह, धनक शाह या फिर वास्तुपाल? ये पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है, वापस रिपीट हुआ है। और ये सबसे आसान इसलिए है क्योंकि जिसका मंदिर का नाम से ही इसके निर्माणकर्ता का नाम है, मतलब कि विमल शाह ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से 1857 ईस्वी की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैशन मारा गया था? मोक मैशन कौन से में मारा गया था? कोठारिया का युद्ध, चेलावास का, नसीराबाद का या फिर नीमच का युद्ध? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चेलावास के युद्ध में मारा गया था, जिसको हम क्या कहते हैं? गोरो कालो का युद्ध भी कहते हैं। और ये कब हुआ था आपको ये भी याद रखना है। ये हुआ था 18 सितंबर 1857 को हुआ था। खुशहाल सिंह ने उसका विरोध का नेतृत्व किया था। आगे देखिए, आगे है कि अजमेर नगर किसने बसाया? गोविंद राज ने, पृथ्वीराज चौहान ने, अजय राज ने या फिर अर्णोराज ने? ऐसे अजमेर और ऐसे अजय राज। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 3rd हो जाएगा, अजय राज। और कब बसाया था? 1113 ईस्वी में। आपको ये भी याद रखना है, अजय राज ने बसाया था, 1113 में बसाया था। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, जयपुर के कौन से शासक थे जो स्वयं संगीताचार्य थे? कौन से शासक थे जो स्वयं संगीताचार्य थे? प्रताप सिंह, सवाई सिंह, माधो सिंह या फिर मान सिंह? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रताप सिंह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गीदड़ नृत्य कहाँ होता है? गीदड़ नृत्य की बात करें तो शेखावटी में, ढूंढाड़ में, वागड़ में या फिर मेवाड़ में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गीदड़ नृत्य कहाँ का है? शेखावटी का प्रसिद्ध नृत्य है गीदड़ नृत्य। और हम शेखावटी के नृत्यों की बात करें तो और भी होते हैं, चंग, डप, कच्छी घोड़ी, लहूर, ये सब किसके नृत्य होते हैं? शेखावटी के नृत्य होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गीदड़, यही बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कान्हड़ प्रबंध के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई, पद्मनाभ, नरपति नालय या फिर जयानक? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पद्मनाभ है कान्हड़ प्रबंध के रचयिता। ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से राम स्नेही संप्रदाय की सिंगथल शाखा के प्रवर्तक संत कौन थे? हरिराम दास, रामदास, संतोष दास या फिर स्वामी रामचरण? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सिंगथल शाखा का पूछ रहा है तो हरिराम दास। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, बंदोली, समेला, कर्णवेद या फिर कंकण बंधन? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कर्णवेद है जो विवाह की रस्मों से शामिल नहीं है। बाकी बंदोली, समेला, कंकण बंधन ये सब विवाह की रस्मों में शामिल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शन देख लेते हैं, आंचलगढ़, बसंती दुर्ग, कुंभलगढ़ या फिर मचान दुर्ग? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है, महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित। अचलगढ़ कहाँ पर है? सिरोही में है। आगे हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से राजस्थान की किस चित्रकला शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जयपुर में ही मुगल प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। ये तो हम वैसे भी कर सकते हैं, तो जयपुर में ही। और जयपुर की यदि हम, जयपुर शहर किसने बसाया था? सवाई जयसिंह ने 1727 में। कल ही हमने आपको बताया है। और उन्होंने 5 वेधशालाओं का भी निर्माण करवाया था। आगे हम बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंशी त्रिलोक चंद्र माथुर का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल से रहा है? ऑप्शन देखते हैं, बीकानेर प्रजामंडल, करौली प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल या फिर मारवाड़ प्रजामंडल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा करौली प्रजामंडल। त्रिलोक में लास्ट में क्या है? तो त्रिलोक, करौली। इस तरीके से आप थोड़ा सा ट्रिक से इसको याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प का संबंध पोमचा से है? कौन से विकल्प का संबंध है पोमचा से? वस्त्र, मिठाई, संस्कार, आभूषण? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वस्त्र। पोमचा क्या होता है? जो बच्चा होने पर जो भेजी जाती है पीली कलर का जो वस्त्र या पीले कलर की जो चुनरी भेजी जाती है उसको कहा जाता है पोमचा कहा जाता है। आगे हम देखते हैं,
मुगल शासक अकबर के समय में बीकानेर के शासक राय सिंह निम्नांकित में से किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे? ऑप्शन देखते हैं, बलूचिस्तान, बंगाल, कंधार या फिर काबुल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बंगाल। बंगाल में वो शामिल नहीं थे। और हम देख लेते हैं राय सिंह के बारे में। बीकानेर के शासक थे कौन? राय सिंह। इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी सबसे पहले। और राय सिंह की बात करें तो राय सिंह को कहा जाता है राजपूताने का कर्ण। ठीक है, राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। किसने कहा, ये भी पूछा जाता है। मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। आगे हम देखें राय सिंह के बारे में, तो उस्ता कला को सबसे पहले कौन लेकर आए थे? उस्ता कला कहाँ की फेमस है? बीकानेर की फेमस है। सबसे पहले कौन लेकर आए थे? राय सिंह लेकर आए थे। ठीक है। और यदि हम बात करें, लेकिन उस्ता कला का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है? अनूप सिंह के काल को कहा जाता है। और बीकानेर की जो चित्र शैली है या चित्रकला है, उसका भी स्वर्णकाल को किसको कहा जाता है? अनूप सिंह को कहा जाता है। इस तरीके से कुछ फैक्ट आपको इससे रिलेटेड याद रखने हैं। आगे हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है कि भारत के संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से किसमें यह उल्लेखित किया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी? ऑप्शन देखते हैं, 361(2), 361(3), 361 ए या फिर 361 फर्स्ट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 89 का? क्वेश्चन 89 का सही जवाब हो जाएगा सेकंड, 361(3) में ये कहा गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका जारी नहीं की जाएगी। ये लिखा है 361 थर्ड में। आगे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो थार महोत्सव का आयोजन निम्नांकित में से किस स्थान पर किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर या फिर जैसलमेर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, थार महोत्सव याद आते हमें क्या याद आना चाहिए? बाड़मेर याद आना चाहिए। बाड़मेर का शुभंकर मरु लोमड़ी, आपको वो भी याद आना चाहिए। लोमड़ी में भी डे आ रहा है और बाड़मेर में भी डे आ रहा है। ठीक है। अब हम बात करते हैं बीकानेर। बीकानेर में कौन सा महोत्सव होता है? बीकानेर में होता है ऊंट महोत्सव। जैसलमेर में कौन सा महोत्सव होता है? जैसलमेर में होता है मरु महोत्सव। और बाड़मेर में कौन सा महोत्सव होता है? बाड़मेर में होता है थार महोत्सव। और यदि हमसे पूछा जाए मरु त्रिकोण में कौन कौन से जिले शामिल है, तो मरु त्रिकोण में है जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। उसमें बाड़मेर नहीं आएगा। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, ये फर्स्ट इसमें 3 जिले इसमें शामिल है। इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 91 है, करवा चौथ कब मनाई जाती है? तो कैसे करवा, कैसे कार्तिक? कार्तिक महीने में मनाई जाती है। और कार्तिक महीने में भी कब मनाई जाती है? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। देखिए, कैसे करवा, कैसे कार्तिक और कैसे कृष्ण पक्ष की चतुर्थी। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है कि करवा चौथ कब मनाई जाती है? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। ठीक है। और कार्तिक की अमावस्या को हमें क्या मनाई जाती है? हमारा सबसे बड़ा त्यौहार कौन सी? दिवाली। दिवाली मनाई जाती है कार्तिक पक्ष या कार्तिक महीने की अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हमारे ये जो भी राजस्थान से रिलेटेड कला संस्कृति के जो क्वेश्चन थे वो तो हम इस टॉपिक में ले आए हैं आज की वीडियो में। बाकी देखेंगे हम जो भी पॉलिटिकल के क्वेश्चन होंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में आगे कोई वीडियो लाने का उसका प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं, आपको आगे आने वाले सभी एग्जामों के लिए ऑल द बेस्ट। और ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। यदि आपको हमारा वीडियो और ये चैनल और ये प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।